टुडेज जी के प्रोग्राम में स्वागत है आपका। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। WHO से प्राप्त अनुरोध के कारण भारत ने किस देश को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है? उत्तर कोरिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका या फिर पाकिस्तान? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया। WHO से प्राप्त अनुरोध के जवाब में भारत ने उत्तर कोरिया को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के अधीन है। कई देशों ने उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, ताइवान और अमेरिका शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आइए आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित में से किसके वाणिज्यिक उपयोग के लिए कड़े नियम तय करने का फैसला किया है? ग्राउंड वाटर, एक्वेरियम जीव, कचरा प्रबंधन या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, ग्राउंड वाटर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाणिज्यिक भूजल उपयोग के लिए कठोर शर्तें निर्धारित की हैं। NGT ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी EIA के बिना व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भूजल के उपयोग की सामान्य अनुमति पर प्रतिबंध लगा दिया है। NGT ने सभी क्रिटिकल, ओवर एक्सप्लॉयटेड और सेमी क्रिटिकल क्षेत्रों में जल प्रबंधन योजना बनाने के लिए 3 महीने की समयावधि प्रदान की है। भारत में लगभग 89% भूजल किसानों द्वारा और 5% उद्योगों द्वारा निकाला जाता है। शेष भूमिगत जल का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो इस तरह सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, ग्राउंड वाटर। दूसरा सवाल, जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत के किस शहर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर लॉकडाउन के दौरान 70% से अधिक गिर गया है? गाजियाबाद, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर नोएडा? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, नई दिल्ली। जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक नई दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर लॉकडाउन के दौरान 70% से अधिक गिरा है। भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर नीचे गिरा है। चीन में 40% तक, बेल्जियम तथा जर्मनी में 20%, अमेरिका के विभिन्न भागों में 19 से लेकर 40% के बीच गिरावट दर्ज की गई है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा की गुणवत्ता को कम करती है। यह पार्टिकुलेट मैटर के माध्यम से अमोनिया के साथ मिलकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। यह कैंसर और सांस की बीमारियों जैसे मानव स्वास्थ्य जोखिमों को भी बढ़ाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 28 जुलाई, 27 जुलाई या फिर 30 जुलाई? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट से हुई थी। इसका मकसद बाघ के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना और बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। WWF के अनुसार 2016 में विश्व भर में बाघ की जनसंख्या लगभग 3900 थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। यह संगठन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, ICMR की चेतावनी के अनुसार भारत 2030 तक किस रोग को समाप्त करने के अपने राष्ट्रीय लक्ष्य से चूक सकता है? एड्स, TB, हेपेटाइटिस या फिर पैरालिसिस? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, एड्स। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने चेतावनी दी है कि भारत के 2030 तक देश में एड्स को समाप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य से चूकने की संभावना है। परिषद के मुताबिक इसकी मुख्य वजह कोविड-19 के कारण कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति का रुक जाना है। ICMR के अनुसार 2010 और 2017 के बीच नए HIV संक्रमणों की वार्षिक गिरावट 27% थी। नए लक्ष्य के तहत भारत सरकार ने 2020 तक देश में एड्स को 75% तक कम करने का इरादा किया है। देश में एड्स के कारण मरने वालों की संख्या सालाना लगभग 69,000 है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, UN की आतंकवाद पर आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के किन राज्यों में ISIS के आतंकवादियों की पर्याप्त संख्या बताई गई है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा? और सही जवाब है इसका केरल, कर्नाटक यानी ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि केरल और कर्नाटक में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रिपोर्ट का शीर्षक था रिपोर्ट ऑफ द एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम कंसर्निंग ISIS।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अलकायदा में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से लगभग 150 से 200 आतंकवादी हैं। इस्लामिक स्टेट को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS के नाम से भी जाना जाता है। संघीय एजेंसी ने बताया कि दक्षिण भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के मकसद से अप्रैल 2019 में अल हिंद की स्थापना की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। छठा सवाल, कोल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोल विद्रोह का स्वरूप आर्थिक और राजनैतिक न होकर केवल धार्मिक था। यह विद्रोह छोटा नागपुर के पठार से संबंधित है, जिसके प्रमुख नेता बुद्धो भगत थे। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के पठार से संबंधित है, जिसके प्रमुख नेता बुद्धो भगत थे। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक और राजनैतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सबसे प्रमुख कारण उस इलाके के जमींदार और ठेकेदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाना था। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था और छोटा नागपुर के राजा द्वारा स्थानीय आदिवासियों को भूमि न देकर दिकू यानी बाहरी लोगों को उच्च लगान के साथ भूमि देने की प्रक्रिया भी इस विद्रोह का बड़ा कारण बनी थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। सातवां सवाल, निम्नलिखित में से किसे यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? महात्मा गांधी, हेनरी विवियन डेरोजियो, एनी बेसेंट या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, हेनरी विवियन डेरोजियो। 19वीं सदी के तीसरे दशक के अंतिम वर्षों में बंगाल के बुद्धिजीवियों के बीच एक रेडिकल ग्रुप संगठित हुआ। इसके विचार बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी थे। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। यंग बंगाल आंदोलन के मुख्य मुद्दे प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा और सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना इत्यादि थे। समाज सुधार के लिए डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन और अन्य कई संगठनों की स्थापना की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मौर्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य काल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक धर्म प्रमुख थे। मेगास्थनीज तथा स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। मौर्यकालीन समाज की संरचना की जानकारी हमें मुख्यतः कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत इंडिका, अशोक के अभिलेख और रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। मेगास्थनीज तथा स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। मौर्य काल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक धर्म प्रमुख थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने शासनकाल में राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। नवां सवाल, राष्ट्रकूट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने वीर नारायण की उपाधि धारण की थी। प्रश्न है कि उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, केवल दो। दंतिदुर्ग को राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था। राष्ट्रकूटों की भाषा कन्नड़ थी। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने वीर नारायण की उपाधि धारण की थी। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर और गंडमार्तंडादित्य नामक मंदिर बनवाए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड एलनबरो? और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1877 में किया गया था। इस आयोजन में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया और उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में वर्ष 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई। तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वर्ष 1911 में किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में किस मंत्रालय ने अपने नाम को शिक्षा मंत्रालय में बदलने का प्रस्ताव दिया है? संसदीय कार्य मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या फिर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट्स में दीजिए। इस प्रश्न के जवाब के साथ और नए सवालों के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।